इस वीडियो में राजनीति विज्ञान से संबंधित परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना अध्याय है फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना में देखते हैं कि राजनीति विज्ञान से संबंधित क्या क्या बातें हैं। इसमें अरस्तु का कथन है। सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है। क्या है? एक राजनीतिक प्राणी। ये कथन किसका है? अरस्तु का है। अब मनुष्य का स्वभाव से क्या होते हैं? राजनीतिक प्राणी बताया गया है। कोई नहीं। भारतीय चिंतकों ने क्या बताया है? राजनीति शास्त्र को दंड नीति कहा गया है। भारतीय चिंतकों ने क्या कहा है? राजनीति शास्त्र को दंड नीति कहा है। दंड का अर्थ है समाज में व्यवस्था और शांति स्थापित करना। इसका अर्थ होता है समाज में व्यवस्था और शांति स्थापित करना। और राज्य का अर्थ है, राज्य किसे कहते हैं? वह सुव्यवस्थित जन समाज जहाँ शासन स्थापित हो, वह राज्य कहलाता है। ठीक है। इसमें हमने क्या देखा है? राजनीति शास्त्र क्या है? भारतीय चिंतकों ने राजनीति शास्त्र को क्या कहा? दंड नीति। और अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने कहा है कि जो भी मनुष्य का स्वभाव वो क्या है? राजनीतिक प्राणी है। और दंड का अर्थ क्या बताया है? व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और शांति स्थापित करना बताया। और राज्य क्या है? सुव्यवस्थित जन समाज जहाँ शासन दंड स्थापित हो, वह राज्य कहलाता है। अब उसके बाद में देखें राजनीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा पॉइंट है राजनीति शब्द की उत्पत्ति। ये अंग्रेजी शब्द है पॉलिटिक्स, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? नगर राज्य से। नगर राज्य। पोलिस का अर्थ क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है नगर और राज्य है। प्रारंभ में इसका अर्थ क्या था? नगर राज्य था और उससे जुड़े जीवन का अध्ययन करना इसका प्रारंभिक अर्थ था। आधुनिक जो अर्थ है वो क्या है? राज्य, सरकार, प्रशासन और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित अध्ययन करना। ये क्या है? राजनीति का अर्थ है। प्रारंभ में राजनीति का अर्थ क्या है? नगर राज्य था, जिससे जुड़े जीवन का अध्ययन करना। अब आधुनिक क्या है? राज्य, सरकार, प्रशासन और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करना ही राजनीति शब्द का अर्थ है। ये होने के बाद में अब देखिए उसके बाद में देखिए आप परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की कितनी परिभाषाएं हैं, किस किस ने जो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर परिभाषाएं दी है। जैसे देखो, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर जो परिभाषाएं दी है वो कौन कौन सी है? राजनीति विज्ञान की। राजनीति शास्त्र को 4 प्रकार से परिभाषित किया गया परंपरागत रूप से। कितने प्रकार से या कितने रूपों में परिभाषित किया गया? 4 रूपों में। अब प्रत्येक रूप का हम अध्ययन करेंगे। देखो, पहला जो इसका रूप है, पहला प्रकार है राज्य के अध्ययन के रूप में। जब हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे, अगर राज्य के रूप में करते हैं तो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। अब राज्य के अध्ययन के रूप में विद्वानों ने अपने कथन या परिभाषा दी है, वो कौन कौन सी? जैसे ब्लंटसली ने एक कथन कहा है, परिभाषा दी है। गैरिस ने परिभाषा दी है। गार्नर ने और गेटेल ने दी है। देखो, ब्लंटसली के आधार पर ये क्या कहते हैं राजनीति शास्त्र को। देखो, राजनीति शास्त्र क्या है? का संबंध राज्य से है। जो उसकी मूलभूत जो स्थिति है, प्रकृति है, स्वरूप है और विकास को समझने का प्रयास करता है। ये कथन किसका है? ये ब्लंटसली का है। फिर से देखिए, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है। किससे संबंध है? राज्य से। ये ब्लंटसली ने कहा है। जो उसकी मूलभूत स्थिति हो, राजनीति जो राज्य की जो मूलभूत स्थिति है, प्रकृति है, राज्य की स्वरूप है, विकास को समझने का जो प्रयास किया जाता है, वो राजनीति शास्त्र के अंदर किया जाता है। ये कथन किसका है? ब्लंटसली का है। गेरिस क्या कहता है? राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है। राज्य को क्या मानता है? एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है। उसके सभी संबंधों, उत्पत्ति, उद्देश्य आदि की विवेचना करता है। यह कथन किसका है? गैरिस का है। गैरिस ने क्या कहा है? राजनीति शास्त्र है वो राज्य को एक शक्ति के रूप में मानता है
उसके सभी संबंधों को उत्पत्ति, उद्देश्य आदि की विवेचना करता है। ये गिरीश का कथन है। गार्नर क्या कहता है, देखो, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। ये कथन किसका है? गार्नर का है। गेटेल का जो कथन है वो क्या है, देखिए। गेटेल कहता है कि राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को राजनीतिक संगठन, कार्यों और संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब ये गेटेल कहता है कि राजनीति शास्त्र में क्या किया जाता है? भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में राजनीतिक संगठन का, कार्यों का, संस्थाओं का और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। वो गेटेल की परिभाषा हो गई। ये तो किस आधार पे थे? राज्य के अध्ययन के रूप में हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी है। अब देते हैं हम सरकार, जो दूसरा रूप है इसका, क्या है? सरकार के अध्ययन के रूप में। सरकार के अध्ययन के रूप में पॉल जेनेट है, लिलोक है और शिले ने परिभाषाएं दी है। जो पॉल जेनेट की परिभाषा वो देखिए, राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह भाग जो राज्य के आधार और शासन के सिद्धांतों पर विचार करता है। देखो, शासन के सिद्धांतों और आधार, राज्य के आधार और शासन के सिद्धांतों पर विचार करता है, वो पॉलनेट की परिभाषा है या पॉलनेट के कथन है। लिलोक क्या कहता है? राजनीति शास्त्र है सरकार से संबंधित अध्ययन है। क्या है? राजनीति शास्त्र में अगर सरकार के से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे राजनीति शास्त्र कहते हैं। वो किसके अनुसार कहते हैं? लिलोक के अनुसार कहते हैं। अब शिले क्या कहता है? राजनीति शास्त्र है शासन के तत्वों की खोज करता है। किसकी खोज करता है? शासन के तत्वों की खोज करता है। शिले के अनुसार राजनीति शास्त्र शासन के तत्वों की खोज करता है। ये दूसरा रूप इसका कंप्लीट हुआ सरकार के अध्ययन के रूप में, जिसमें पॉल जेनेट, लिलोक और शिले सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति शास्त्र को मानते हैं। उसके बाद में देखिए, तीसरा इसका रूप है राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। कौन कौन मानते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में किया जाता है? पहला जो दृष्टिकोण है वो देखिए। यह दृष्टिकोण राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में जो दृष्टिकोण है वो अधिक व्यापक है, क्योंकि राज्य और सरकार एक दूसरे के पूरक और अभिन्न है। मतलब राज्य और सरकार दोनों साथ साथ चलते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे का अभिन्न अंग है। ये दृष्टिकोण व्यापक होता है। इसके बाद में आर एन गिलक्रिस्ट क्या कहते हैं, देखो, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से है। ये कौन कहते हैं? आर एन गिलक्रिस्ट कहते हैं। डिमोक क्या कहते हैं? डिमोक कहते हैं राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य, उसके यंत्र, सरकार से है। देखो, राजनीति विज्ञान की परिभाषा डिमोक ने क्या दी है कि राजनीति विज्ञान का संबंध है वो राज्य और उसके सरकार के जो यंत्र है उससे संबंधित है। तो ये डिमोक कहते हैं। ये तीसरा रूप हो गए राज्य और सरकार के रूप में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हैं। अब इसके बाद में आता है चौथा रूप, राज्य सरकार। राज्य सरकार व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। राज्य सरकार व्यक्ति के अध्ययन के रूप में जो परिभाषाएं दी हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। अब देखो, राज्य सरकार व्यक्ति के रूप में देखना, इनके अनुसार व्यक्ति के बिना अध्ययन अधूरा है। अब देखो, राज्य में भी व्यक्ति रहते हैं, सरकार में व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति बिना अध्ययन अधूरा रहेगा, क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं और व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इसमें लोस्की और हरमन हेलर परिभाषा देते हैं या उनके कथन क्या है, देखो, राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। ये लोस्की कहते हैं। लोस्की क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। ये लोस्की कहते हैं। हरमन हेलर क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र के स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मान्यताओं द्वारा ही होता है। हरमन हेलर क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र के स्वरूप का निर्धारण, राजनीति शास्त्र का जो स्वरूप है उसका निर्धारण कौन करता है? व्यक्ति संबंधी मान्यताओं द्वारा ही होता है। यह हरमन हेलर कहते हैं। संक्षिप्त रूप में परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसको हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं। क्या देखें? परंपरावादी विद्वान थे जो राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार, व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं। ये परंपरावादी विद्वान मानते हैं। तर्क क्या देते हैं, देखो, राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है।
सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त धारणा होती है और व्यक्ति राज्य की प्राथमिक इकाई है। तो ये तीनों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। अब इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। अब हमारे पास एक टेस्ट सीरीज है जिसमें राजनीति विज्ञान परिभाषा प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनको हम हल करेंगे। और ये जो भी टॉपिक पढ़ा है, प्रस्तावना, राजनीति शब्द की उत्पत्ति, परंपरागत दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो देखते हैं। देखो किस प्रकार से इस प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है हमारी टेस्ट सीरीज। ये राजनीति विज्ञान अध्याय फर्स्ट है जिसमें राजनीति विज्ञान परिभाषा से संबंधित प्रश्न है। इसमें अभी हमने राजनीति विज्ञान परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण में हमने सारी परिभाषाएं देखी है, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें 1 बाय 1 सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब इसमें जो पहला प्रश्न है वो देखिए। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किस विचारक से संबंधित है? तो इसका विचारक है अरस्तु। इसमें 4 ऑप्शन है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, होब्स। तो ये कथन है अरस्तु का। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति शास्त्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अब इसमें जो भारतीय चिंतकों ने जो शब्द का उपयोग किया है वह है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन में, अर्थनीति, राजधर्म, दंड नीति और नीति शास्त्र। तो इसमें है दंड नीति। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में दंड शब्द का मूल अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है दंड देना, दूसरा ऑप्शन कर वसूली, तीसरा ऑप्शन है समाज में व्यवस्था और शांति स्थापित करना, चौथा ऑप्शन है शासक का अधिकार। इसका आंसर होगा सी, समाज में व्यवस्था और शांति स्थापित करना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? पहला ऑप्शन लैटिन, दूसरा है फ्रेंच और तीसरा है ग्रीक और चौथा है जर्मन। तो इसका आंसर होगा सी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, ग्रीक शब्द पोलिस का मूल अर्थ क्या है? इसका मूल अर्थ है, इसमें ऑप्शन देखिए, देश या गांव, नगर, राज्य, साम्राज्य। तो इसका आंसर है नगर राज्य। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य से है जो उसकी मूलभूत स्थितियों, प्रकृति, स्वरूप और विकास को समझने का प्रयास करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है गेरिस, गार्नर, ब्लंटसली और गेटेल। तो इसका आंसर होगा सी, ब्लंटसली। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है। यह किस विद्वान द्वारा विचार है या किस विद्वान का कथन है? पहला ऑप्शन है गेरिस, दूसरा है गार्नर, तीसरा ब्लंटसली, चौथा है गिलक्राइस्ट। तो इसका आंसर होगा गेरिस। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन है गार्नर, दूसरा गेरिस, तीसरा ब्लंटसली, चौथा है लोस्की। तो इसका आंसर होगा गार्नर। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह भाग है जो राज्य के आधार और शासन के सिद्धांतों पर विचार करता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है पॉल जेनेट, दूसरा लिलोक, तीसरा सीले और चौथा है डिमोक। तो इसका आंसर होगा पॉल जेनेट। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र
सरकार से संबंधित अध्ययन है, ये सरल परिभाषा किस विद्वान ने की है? तो इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है लीलोक, दूसरा है पॉल जेनेट, तीसरा है शीले और चौथा है गिलक्राइस्ट। तो इसका आंसर होगा लीलोक। अगला प्रश्न है राजनीति शास्त्र शासन के तत्वों की खोज करता है, ये किसका कथन है? पहला ऑप्शन है शीले, दूसरा ऑप्शन है लीलोक, तीसरा है पॉल जेनेट, चौथा है गार्नर। तो इसका आंसर है पहला शीले। अगला प्रश्न देखिए राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से है, ये परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आर.एन. गिलक्रिस्ट, दूसरा ऑप्शन है डीमोक, तीसरा है लोस्की, चौथा है हरमन हेलर। तो इसका आंसर होगा पहला आर.एन. गिलक्रिस्ट। अगला प्रश्न देखिए राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य उसके संयंत्र सरकार से है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन डीमोक, दूसरा है गिलक्रिस्ट, तीसरा है लोस्की और चौथा है गार्नर। तो इसका आंसर होगा डीमोक। अगला प्रश्न देखिए राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है, ये परिभाषा किसने दी? पहला ऑप्शन है लोस्की, दूसरा है हरमन हेलर, तीसरा है गिलक्रिस्ट, चौथा है गार्नर। तो इसका आंसर होगा लोस्की। अगला प्रश्न है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्राथमिक इकाई क्या है? समाज, परिवार, व्यक्ति या समुदाय? तो इसका आंसर होगा व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन क्या है इसमें देखिए सरकार के बिना राज्य की कल्पना की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति और राज्य के बीच कोई संबंध नहीं है और राज्य एक अमूर्त धारणा है। तो इसका आंसर होगा बी राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र में क्या नहीं है? पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा है सरकार, तीसरा है व्यक्ति, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीति शास्त्र के स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मान्यताओं द्वारा माना है? तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन देखिए हरमन हेलर, दूसरा है लोस्की, तीसरा है गिलक्रिस्ट, चौथा है डीमोक। तो इसका आंसर होगा हरमन हेलर। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राज्य और सरकार का क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है वे एक दूसरे के विरोधी है, दूसरा ऑप्शन है वे एक दूसरे के पूरक या अभिन्न है, वे एक दूसरे से स्वतंत्र है या उनमें से कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वे एक दूसरे के पूरक एवं अभिन्न है। अगला प्रश्न देखिए ये राज्य के भूत, वर्तमान, भविष्य राजनीतिक संगठन, कार्यों, संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है? पहला ऑप्शन गेटेल, दूसरा गार्नर, चौथा गेरिस, तीसरा है गेरिस और चौथा है ब्लंटसली। तो इसका आंसर होगा पहला गेटेल। ये अपना टेस्ट समाप्त हो गया है। ये इसका परिणाम है जिसमें आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन है या 20 पर्सन है, सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। अगला टॉपिक है अपना राजनीति विज्ञान की परिभाषा, वो भी आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे इनकी आधुनिक परिभाषा के आधार पर यह देखेंगे कि इसकी जो परंपरागत दृष्टिकोण की जो कमियां थी उनको पहले देख लेते हैं,
वो पहली एक कमी कौन सी थी? परंपरागत दृष्टिकोण केवल राज्य सरकार की औपचारिक संरचना तक सीमित थी। पहला तो इसकी ये कमियां, परंपरागत दृष्टिकोण की ये कमियां थी। दूसरी जो कमी है, इसमें उन शक्तियों और ताकतों के अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ये हमारी दो कमियां इसमें परंपरागत दृष्टिकोण में रही। अब आधुनिक दृष्टिकोण का जो उदय हुआ वो कब हुआ और उसके प्रेरणा स्रोत या उनके स्रोत क्या क्या बने? आधुनिक दृष्टिकोण कब आया? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं उसके आधार पर क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। इनमें सबसे पहले जो कार्य हुआ वो क्या हुआ? शिकागो विश्वविद्यालय है, उसमें चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया। अब जो आधुनिक दृष्टिकोण का जो पहला कार्य क्या हुआ, शिकागो विश्वविद्यालय है उसमें चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया। पहला कार्य ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? अन्य विषयों का प्रभाव भी राजनीति विज्ञान पर पड़ा, जिनमें से है मनोविज्ञान को भी अपनाया गया, सांख्यिकी को अपनाया गया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के तरीके को अपनाया गया है इसमें। तो राजनीति शास्त्र में क्या है, इन सब का प्रभाव पड़ा। कौन कौन से विषय हैं? मनोविज्ञान है, सांख्यिकी है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, इनके तरीकों को अपनाया गया। फिर इसमें क्या है, नए सिद्धांत के का प्रतिपादन हुआ, जैसे तार्किक प्रत्यक्षवाद जो सिद्धांत है वो उस पर जोर दिया गया, व्यवहारवाद पर जोर दिया गया, तथ्यात्मकता पर जोर दिया गया। ये आधुनिक दृष्टिकोण का जो उदय है वो इस आधार पर हुआ। अब जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति का जो विज्ञान है उसके विकास के चरण है। देखो, आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के चरण कौन कौन से हैं, अब उनका विकास कैसे हुआ आधुनिक राजनीति विज्ञान का? सन 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ आधुनिक युग की शुरुआत होगी। कब हुई? 1903 में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ आधुनिक युग की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। इसके दो चरण हैं। प्रथम चरण है वो है व्यवहारवाद का युग, जो 1945 से 1970 तक चला। इनमें क्या मुख्य बात थी? देखो, व्यवहारवाद के युग में इसमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर जोर दिया गया, और दूसरी इसमें बात थी परंपरागत दार्शनिक जो नैतिक मूल्यों को अस्वीकार किया गया। जो परंपरागत जो दार्शनिक थे उनके जो मूल्य थे, नैतिक मूल्य, उनको क्या है, नकार दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया, और मूल्य निरपेक्ष का जो अध्ययन है उस पर जोर दिया गया। ये तो कौन से प्रथम चरण में ये दो कार्य किए गए। द्वितीय चरण में क्या हुआ? उत्तर व्यवहारवाद का युग शुरू हुआ, वो 1970 के बाद तक का। जो द्वितीय चरण में क्या क्या मुख्य बातें थी वो देखो। पहली ही व्यवहारवाद की कमियों को स्वीकार किया गया। जो व्यवहारवाद में जो कमियां थी उनको स्वीकारा कि भाई ये इसमें कमियां हैं। उसके बाद मूल्य और सामाजिक सरोकार की पुनः प्रतिष्ठा हुई। किसकी हुई? मूल्य और सामाजिक सरोकार की पुनः प्रतिष्ठा हुई। ये कौन से चरण में हुई? उत्तर व्यवहारवाद के युग में। अब इसकी आधुनिक जो परिभाषाएं हैं राजनीति विज्ञान की, जो आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है उनको देखते हैं। सबसे पहले जो दृष्टिकोण है राजनीति शास्त्र का वो क्या है? मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना। अब इसमें राजनीति विज्ञान में सबसे पहले किसके अध्ययन पर जोर दिया गया? मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया। और मैं इस आधार पर, मानवीय क्रियाओं के आधार पर कौन कौन सी इसकी परिभाषाएं हो सकती है? देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और क्रियाकलापों का एक अध्ययन है। अब राजनीति शास्त्र को क्या कहा गया है? राजनीतिक व्यवहार और क्रियाकलापों का एक अध्ययन माना गया। किसकी? राजनीतिक व्यवहार किसका? मनुष्य का। और क्रियाकलाप किसके? मनुष्य के क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या माना गया? राजनीति शास्त्र माना गया या राजनीति विज्ञान माना गया। दूसरा देखो, राजनीति विज्ञान सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संदर्भों में राजनीति को देखता है। अब इसमें नया दृष्टिकोण क्या हुआ? राजनीति विज्ञान में क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, इन तीनों को राजनीति के रूप में देखा गया, और इसी को आधार मानते हुए, मानवीय क्रियाओं को आधार मानते हुए केटलिन अपनी परिभाषा देते हैं। वो क्या देते हैं? देखो, केटलिन की परिभाषा मान लो चाहे कथन मान लो, इसमें ये कहते हैं राजनीति विज्ञान है वो संगठित मानव समाज से संबंधित है, कि मानव समाज
की ही राजनीति होती है, उसे संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? कैटलिन ने कहा। ये इम्पोर्टेंट है। राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ये कौन कहता है? कैटलिन। अगला जो विद्वान इसकी परिभाषा देता है वो कौन है? बर्ट्रैंड डी जुवेनेल। बर्ट्रैंड डी जुवेनेल। ये हमारे विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जुवेनेल क्या कहते हैं? हमारा जो ये विषय है राजनीति विज्ञान, उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। कौन से राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है? जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। उन विषय को क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं। इनके अनुसार अब देखो, दूसरा दृष्टिकोण है वो क्या है? राजनीति शास्त्र का दूसरा दृष्टिकोण क्या है? शक्ति का अध्ययन करना। शक्ति का मतलब है, इसमें देखते हैं। अब राजनीति विज्ञान में या राजनीति शास्त्र में शक्ति का अध्ययन माना गया है। अब देखो, इसमें सबसे पहला बिंदु क्या है? शक्ति को ही राजनीतिक केंद्रीय अवधारणा माना गया। इस दृष्टिकोण के आधार पर क्या माना? शक्ति को क्या माना? केंद्रीय अवधारणा माना गया। केटलिन इसमें कहते हैं कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना जाता है। केटलिन क्या कहते हैं? राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना जाता है। गिल्ड एंड पामर ये मानते हैं कि राजनीति शक्ति और सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार की समझी जा सकती है। और राजनीति को समझने का जो तरीका है वो क्या है? शक्ति और सत्ता के संबंधों का जो अध्ययन करेंगे वो सबसे अच्छी प्रकार से राजनीति को समझा सकते हैं। वो कौन कहते हैं? गिल्ड एंड पामर बोलते हैं। अब उसके बाद में देखिए, लासवेल क्या कहते हैं? शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में बुनियादी सिद्धांत है। अब जो बुनियादी सिद्धांत कौन मानता है? लासवेल मानता है। किसको? शक्ति को। शक्ति के सिद्धांत को या शक्ति को, कि संपूर्ण राजनीति प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है। लासवेल क्या कहते हैं? संपूर्ण जो राजनीति है उसकी जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सब क्या है? शक्ति के वितरण पर आधारित हैं। प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं इसमें। अन्य अब जो शक्ति का जो अध्ययन है उसका समर्थन करने वाले, इस दृष्टिकोण को समर्थन करने वाले कौन कौन से विद्वान है? वो है, पहला है कैटलिन है, लासवेल है, मेरियम है। मैक्स वेबर की क्या मानता है? शक्ति का अध्ययन ही मानता है समाजशास्त्र को। मेरियम भी क्या मानता है? शक्ति को ही राजनीति शास्त्र मानता है, शक्ति का अध्ययन करना ही को। बर्ट्रैंड रसेल भी क्या करते हैं? शक्ति के अध्ययन को ही क्या मानते हैं? समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र मानते हैं। बर्ट्रैंड भी क्या करते हैं? राजनीति को शक्ति का अध्ययन मानते हैं। और मॉर्गेन्थो भी क्या करते हैं? शक्ति के अध्ययन को ही राजनीति शास्त्र मानते हैं। अब ये तो हो गया। इसके बाद में अगला दृष्टिकोण क्या है? तीसरा। जो तीसरा दृष्टिकोण है उसको देखिए। राजनीति शास्त्र का जो तीसरा दृष्टिकोण है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना। इसके आधार पर कौन कौन सी परिभाषाएं देंगे वो देखिए। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन का जो ये दृष्टिकोण है ये राज्य की जगह राजनीतिक व्यवस्था की व्यापक अवधारणा पर बल देता है। किस पर बल देता है? राजनीतिक व्यवस्था की व्यापक अवधारणा पर बल देता है। इसी व्यवस्था के अध्ययन में औपचारिक संस्थाओं जैसे सरकार, संविधान, ये जो कौन सी संस्थाएं? औपचारिक संस्थाएं हैं, के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों जैसे दबाव समूह, राजनीतिक दल का भी अध्ययन शामिल किया गया है इसमें। इस दृष्टिकोण के आधार पर क्या क्या शामिल किया गया है? औपचारिक संस्थाओं को शामिल किया गया है जो सरकार और संविधान है। और अनौपचारिक तत्व या अनौपचारिक जो संस्थाएं वो कौन सी हैं? दबाव समूह है, राजनीतिक दल है। इनके अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद में इस दृष्टिकोण के आधार पर डेविड ईस्टन और आमंड ये क्या कहते हैं? इनके कथन क्या हैं? देखिए, आधुनिक जो राजनीति शास्त्र है वो राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। ये जो राजनीति शास्त्री है, आधुनिक जो राजनीति शास्त्री हैं, ये क्या है? राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। ये कौन कहते हैं?
डेविड ईस्टन और आमंड। डेविड ईस्टन की एक और कथन है, वो क्या है? किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे उक्त समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा किसने दी है? डेविड ईस्टन ने दी है। क्या दी है? फिर से देखिए, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं, एक दूसरे की जो क्रियाएं हैं समाज में, क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उक्त समाज, जो यह समाज है, में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति का निर्धारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये किसके कथन है? डेविड ईस्टन के कथन है। इसी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन को मानने वाले और विद्वान कौन कौन से हैं, वो देखिए। डेविड ईस्टन है, गैब्रियल है, आमंड है। ये तीन क्या है? ये विद्वान है जो राजनीतिक शास्त्र को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। चौथा जो बिंदु है उसमें देखिए, जो चौथा जो दृष्टिकोण है वो क्या है? राजनीति शास्त्र का चौथा जो दृष्टिकोण है वो है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। अब क्या कहते हैं कि जो समाजशास्त्र में निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन होता है वो समाजशास्त्र होता है। इसकी परिभाषा देखिए, सरकार मुख्य कार्यकारी निर्णय लेता है, ठीक है, इसलिए राजनीतिक शास्त्र को निर्माण निर्णय का विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? निर्णय निर्माण का विज्ञान कहते हैं, क्योंकि सरकार मुख्य रूप से कार्य करने के लिए क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र में क्या है? निर्णय निर्माण का भी अध्ययन किया जाता है, और इसी अध्ययन के आधार पर निर्णय निर्माण का विज्ञान हम किसे कहेंगे? राजनीतिक शास्त्र को कहेंगे। लासवेल, इसके आधार पर लासवेल के जो कथन है वो क्या है? राजनीति विज्ञान एक नीति विज्ञान है। क्या है? लासवेल के आधार पर राजनीति विज्ञान एक नीति विज्ञान है, पॉलिसी साइंस कहते हैं। हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान कहते हैं। ये कौन से विद्वान कहते हैं? निर्णय निर्माण का विज्ञान कौन कहता है? हर्बर्ट साइमन कहते हैं। अब इस पूरे टॉपिक का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इसके आधार पर जो राजनीतिक परिभाषाएं हैं, उनका निष्कर्ष क्या है वो देखिए। राजनीति विज्ञान की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। एक कोई परिभाषा इसकी नहीं हो सकती। आधुनिक सहमति यह है कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाज, राजनीतिक प्रक्रियाएं और उनके परिणामों के समुचित अध्ययन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? आधुनिक सहमति क्या कह रही है कि राजनीतिक विज्ञान में किन किन का अध्ययन होना चाहिए? राजनीतिक समाज का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का और उनके परिणामों का अध्ययन होना चाहिए। ये इसका सारांश या निष्कर्ष है इस पूरे टॉपिक का। अब हम इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। अपना टेस्ट है ये सेकंड, जिसमें राजनीति विज्ञान की परिभाषा और आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। यहाँ चलते हैं टेस्ट सीरीज पेज पे चलते हैं। उसमें देखिए, यहाँ सेकंड नंबर टॉपिक है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, आधुनिक दृष्टिकोण। सेलेक्ट करेंगे और टेस्ट शुरू करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख कमी क्या थी? तो इसमें ऑप्शन है, पहला देखिए, यह मुख्य निरपेक्ष था। दूसरा ऑप्शन है, यह केवल राज्य और सरकार की औपचारिक संरचना तक सीमित था। इसने शक्ति के अध्ययन पर अधिक बल दिया। या फिर यह अंतर अनुशासनिक था। तो इसका आंसर है बी, यह केवल राज्य और सरकार की औपचारिक संरचना तक सीमित था। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के उदय का प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, शीत युद्ध। तो इसका आंसर है सही बी, द्वितीय विश्व युद्ध। आधुनिक दृष्टिकोण के उदय का प्रमुख कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। राजनीति विज्ञान को
राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है सी, शिकागो विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1900 में, दूसरा ऑप्शन है 1903 में, तीसरा ऑप्शन है 1910 में और चौथा ऑप्शन है 1920 में। इसका सही आंसर है बी, 1903 में। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के युग 1945-1970 की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया, नैतिक मूल्य की प्रतिष्ठा की गई, या दार्शनिक चिंतन पर जोर दिया गया, ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया। तो इसका आंसर होगा पहला, मूल्य निरपेक्ष पर बल दिया गया, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद ने किसकी पुनः प्रतिष्ठा पर बल दिया गया? तथ्यात्मकता पर, मूल्य और सामाजिक सरोकार पर, प्रयोगात्मक पद्धति पर, संरचनात्मक विश्लेषण पे। तो इसका सही आंसर होगा बी, मूल्य और सामाजिक सरोकार पर बल दिया गया। राजनीति विज्ञान सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसने दी? राजनीति विज्ञान सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसकी है? लासवेल ने दी, या कैटलिन ने दी, या डेविड स्टर्न ने दी, या हर्बर्ट साइमन ने दी? तो इसका सही आंसर होगा कैटलिन, बी, कैटलिन ने इसकी यह परिभाषा दी है। राजनीति विज्ञान सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति की केंद्रीय अवधारणा किसे माना गया है? इसमें राज्य को माना गया है, सरकार को माना गया है, या शक्ति को माना गया है, या न्याय को माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, शक्ति को इसका केंद्रीय अवधारणा माना गया है। राजनीति शक्ति का विज्ञान है, यह मत किसका है? राजनीति शक्ति का विज्ञान है, यह मत किसका है? डेविड स्टर्न का है, कैटलिन का है, या ग्रेबियल आमंड का है, या हर्बर्ट साइमन का है? तो यह है कैटलिन का। राजनीति शक्ति का विज्ञान यह किसने कहा है? कैटलिन ने कहा है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है, यह कथन किसका है? लासवेल का है, या मेरियम का है, मैक्स वेबर का है, रॉबर्ट हडल का है? किसका है? इसका आंसर होगा पहला, लासवेल ने कहा है कि संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है, यह लासवेल ने कहा है। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा किसने दी? लासवेल ने दी है, या कैटलिन ने दी है, डेविड स्टर्न ने दी है, हर्बर्ट साइमन ने दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, डेविड स्टर्न ने ये अवधारणा दी है। कि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा किसने दी? डेविड स्टर्न ने दी है। राजनीतिक व्यवस्था में क्या शामिल है? केवल सरकार, केवल संविधान, औपचारिक संस्थाएं, अनौपचारिक तत्व है, या केवल राजनीतिक दल? तो इसका सही आंसर होगा औपचारिक संस्थाएं, औपचारिक तत्व। अगला प्रश्न है,
बाध्यकारी नीति निर्धारण की अवधारणा किससे संबंधित है? ये किसने कहा है? लासवेल ने, डेविड ईस्टन ने, मैक्स वेबर ने या कैटलिन ने? किसने कहा? इसका सही आंसर होगा डेविड ईस्टन ने कहा है। बाध्यकारी नीति निर्धारण की अवधारणा किससे संबंधित है? डेविड ईस्टन से संबंधित है। अगला है, राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान किसने कहा है? पहला ऑप्शन है डेविड ईस्टन ने, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन ने, तीसरा ऑप्शन लासवेल ने, चौथा ऑप्शन है ग्रेविल आमंड ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, हर्बर्ट साइमन ने। राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान किसने कहा है? राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान किसने कहा है? पहला ऑप्शन है डेविड ईस्टन ने, हर्बर्ट साइमन ने, लासवेल ने, ग्रेविल आमंड ने। तो इससे आंसर होगा लासवेल। ये किसने कहा है? लासवेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान लासवेल ने कहा है। अगला है, निर्णय निर्माण के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? पहला ऑप्शन है लासवेल, दूसरा हर्बर्ट साइमन, तीसरा डेविड ईस्टन, चौथा है मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर होगा बी, हर्बर्ट साइमन। आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास पर किसका प्रभाव पड़ा? केवल मनोविज्ञान का ही पड़ा, केवल अर्थशास्त्र का पड़ा, केवल समाजशास्त्र का पड़ा, या फिर मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र? इसका आंसर सही होगा डी, इन चारों का इस पर प्रभाव पड़ा। उत्तर व्यवहारवाद का युग कब प्रारंभ हुआ? 1950 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद? इसका सही आंसर होगा 1970 के बाद। राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किसकी परिभाषा है? राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किसकी परिभाषा है? लासवेल, बर्ट्रैंड, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन? तो इसका सही आंसर होगा बर्ट्रैंड जुइनेल। बर्ट्रैंड जुइनेल ने क्या कहा? राजनीतिक संबंधों का अध्ययन कहा है राजनीति विज्ञान को। अगला प्रश्न है, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल राज्य सरकार है, या केवल सरकार है, या राजनीतिक समाज प्रक्रिया परिणाम है, या केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा सी, राजनीतिक समाज प्रक्रिया और परिणाम। अगला प्रश्न है, गिल्ड तथा पामर के अनुसार राजनीति को किस रूप में समझा जा सकता है? न्याय विज्ञान, न्याय का विज्ञान, या शक्ति एवं सत्ता के संबंध, राज्य का अध्ययन, या सरकार का विश्लेषण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शक्ति शक्ति एवं सत्ता के संबंध को पामर ने राजनीति के रूप में समझा है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। यह कथन किस विद्वान का है? पहला ऑप्शन है लासवेल, दूसरा कैटलिन, तीसरा डेविड ईस्टन, चौथा हर्बर्ट साइमन। तो ये किसने कहा है? कैटलिन ने कहा है। राजनीति विज्ञान सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। ये परिभाषा किसकी है? बर्ट्रैंड
जुवेनेल की है या कैटलिन की है या मेरियम की है या मैक्स वेबर की है? तो उसका सही आंसर होगा बर्ट्रैंड जुवेनेल। कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। ये परिभाषा किसकी है? बर्ट्रैंड जुवेनेल की है। अगला प्रश्न है, राजनीति शक्ति का विज्ञान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? डेविड ईस्टन है या कैटलिन है या ग्रेबियल आमंड है या हर्बर्ट साइमन है? तो इसका प्रतिपादक है कैटलिन। कैटलिन ने माना राजनीति शक्ति का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। यह कथन किसका है? लासवेल का है, मेरियम का है, मैक्स वेबर का है, रॉबर्ट हडल का है? तो इसका आंसर है लासवेल। शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है, यह लासवेल ने कहा है। अगला, किसी समाज में पारंपरिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उक्त समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। यह किसने कहा है? लासवेल ने कहा है, डेविड ईस्टन ने कहा है या मैक्स वेबर ने कहा है या कैटलिन ने कहा है? तो इसका आंसर होगा डेविड ईस्टन ने ये कथन कहा है, यह परिभाषा दी है। राजनीति विज्ञान एक नीति विज्ञान है या पॉलिसी साइंस है, यह मत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन डेविड ईस्टन, दूसरा है हर्बर्ट साइमन, तीसरा है लासवेल, चौथा है ग्रेबियल आमंड। तो इसने लासवेल ने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान एक नीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विषय राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? पहला ऑप्शन है लासवेल, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, तीसरा ऑप्शन डेविड ईस्टन, चौथा है मैक्स वेबर। इसका सही आंसर क्या होगा? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानने वाले प्रमुख विद्वान है। राजनीति शक्ति एवं सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी प्रकार की समझी जा सकती है, ये विचार किसका है? पहला है गिल्ड आमर का है या लासवेल कैटलिन का है या मेरियम मैक्स वेबर का है, डेविड ईस्टन या आमंड का है? तो गिल्ड और पामर का है कि राजनीति शक्ति और सत्ता के संबंधों के रूप में सबसे अच्छी समझी जा सकती है। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किसके नेतृत्व में किया गया? तो चार्ल्स मेरियम या हर्बर्ट साइमन, डेविड ईस्टन या लासवेल? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स मेरियम। राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था का अध्ययन मानने वाले विद्वानों का युग्म कौन सा है? राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था का अध्ययन मानने वाले विद्वानों का युग्म कौन सा है? पहला है लासवेल और कैटलिन, दूसरा है मेरियम मैक्स वेबर, तीसरा डेविड ईस्टन या ग्रेबियल आमंड और चौथा हर्बर्ट साइमन या बर्ट्रैंड जुवेनेल। तो इसका सही आंसर होगा डेविड ईस्टन और ग्रेबियल आमंड। ये क्या मानते? राजनीति विज्ञान को राजनीति व्यवस्था का अध्ययन मानने वाले हैं। अगला है, संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया
शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन, यह कथन किससे संबंधित है? लासवेल या कैटलिन या मेरियम या मैक्स वेबर? तो यह कथन है लासवेल से संबंधित है। यह कथन किसने कहा है? लासवेल ने कहा है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग, प्रभाव का अध्ययन है, तो यह लासवेल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान शक्ति के अध्ययन के समर्थक है? शक्ति के अध्ययन के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं? नीचे दिए गए। पहला है कैटलिन और लासवेल है, दूसरा है मेरियम मैक्स वेबर है, तीसरा कैटलिन लासवेल मेरियम मैक्स वेबर बर्ट्रैंड रसेल मोगरेंदो। तो इसका सही आंसर होगा ये, कैटलिन लासवेल मेरियम मैक्स वेबर बर्ट्रैंड रसेल मोगरेंदो। ये सब क्या मानते हैं? राजनीति को शक्ति के अध्ययन के समर्थक मानते हैं। बाध्यकारी नीति निर्धारण की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? लासवेल है, डेविड ईस्टन है, या मैक्स वेबर या कैटलिन है? जिसका सही आंसर होगा डेविड ईस्टन। इनमें से राजनीति को मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में देखने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है कैटलिन और बर्ट्रैंड जुवेनेल। ये क्या करते हैं? राजनीति को मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में देखने वाले विद्वान हैं। उत्तर व्यवहारवादी युग में किस बात पर पुनः बल दिया गया? तो पहला है तथ्यात्मकता, मूल्य निरपेक्षता, मूल्य और सामाजिक सरोकार, प्रयोगात्मक पद्धति और संरचनात्मक विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है मूल्यों और सामाजिक सरोकार को इसमें पुनः बल दिया गया। ये इसका आपका परिणाम है, या ये इसका परिणाम है। ये सभी प्रश्न हैं, इन सब को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक अपना है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो विवाद क्या है, विवाद में ये है कि राजनीति विज्ञान क्या एक विज्ञान है? एक प्रश्न है, इस पे कई मतभेद हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है या नहीं। अब इसमें दो पक्ष हैं, पहला पक्ष इसे विज्ञान मानता है और दूसरा पक्ष इसे विज्ञान नहीं मानता है। पहले पक्ष में जो विज्ञान मानते हैं वो विद्वान कौन कौन से हैं? देखो, पहले तो अरस्तु। अरस्तु राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहता है, ये अरस्तु के कथन है। फिर इसके बाद में बोंदो, होब्स, मोंटेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंट्सली, जलिनेक, डॉक्टर फाइनर और लास्की, ये क्या मानते हैं? राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं। जो विज्ञान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते वो कौन कौन से विद्वान है? वो है बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन और बर्क। ये जो विद्वान है ये क्या करते हैं? विज्ञान को, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। ये दो पक्ष हो गए। अब अभी क्या है, इन दोनों पक्षों का अपना अपना एक तर्क है। उस तर्क के आधार पर ये कहेंगे कि हम इसे विज्ञान नहीं मानते हैं, और तर्क के आधार पर कहेंगे हम इसे विज्ञान मानते हैं। तो दूसरा बिंदु ये है कि विज्ञान न होने के तर्क कौन कौन से हैं और विद्वानों के कथन क्या है कि ये राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। पहला जो तर्क है उसमें देखिए, इसमें ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में एक तो प्रयोग नहीं कर सकते और एक प्रयोगशाला नहीं होती है। मतलब यह है कि प्रयोग और प्रयोगशाला का अभाव रहता है किसमें? राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान में प्रयोग और प्रयोगशाला दोनों इसमें नहीं होती है। पहला इसका तर्क ये है। इस तर्क में देखो क्या कह रखे हैं, देखो प्राकृतिक विज्ञान कौन कौन से? जैसे फिजिक्स है, ठीक है ना, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। ये क्या प्राकृतिक विज्ञान है। इन प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगों को दोहराया जा सकता है, जबकि राजनीति विज्ञान में संपूर्ण समाज के स्तर पर किए गए प्रयोगों को बार बार दोहराना संभव नहीं है। जैसे मान लो कोई नई नीतियाँ हैं तो इन नीतियों को बार बार हम नहीं दोहरा सकते हैं। पहला तर्क तो ये कहता है। दूसरा तर्क ये है कि
कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव। कार्य कारण में सुनिश्चित संबंध का अभाव, इसका मतलब है प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सटीक कारण परिणाम संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते कि इस कारण से ये परिणाम आया है, ये फिक्स परिणाम आया है। इस चीज़ का इसमें अभाव रहता है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि यह एक निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि एक विशेष आर्थिक नीति, कोई भी एक आर्थिक नीति अगर सरकार लागू करती है कि विशेष आर्थिक नीति का समाज पर ठीक वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि अनुमान लगाया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोई कार्य करेंगे उसके कारण कोई परिणाम फिक्स निकलेगा। इन दोनों का अभाव रहता है, कार्य और परिणाम, कारण और परिणाम का अभाव रहता है। तीसरा जो इसमें है तर्क है वो है सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। सर्वमान्य सिद्धांत मतलब ये है कि प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान में कहते हैं कि ऊर्जा को न तो बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। वो सर्वमान्य क्या है, सिद्धांत है। ऐसे ही राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांत नहीं होते। जैसे मान लो अपने देश में जो सिद्धांत लागू हो वो कोई दूसरे देश में वो सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसलिए ये मानते हैं कि इसमें सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव होता है। पहला बिंदु इसमें देखिए, राज्य जैसी मूलभूत संस्था के बारे में ही विद्वानों में गहरा मतभेद है कि राज्य है कि मूलभूत संस्था है या नहीं, इसमें भी उनमें विवाद है। तो पहला तो मतभेद यही है। दूसरा है कि आदर्शवादी राज्य को समस्त गुण सद्गुणों का स्रोत मानते हैं। अब राज्य को क्या है, आदर्शवादी जो विद्वान है वो क्या करते हैं कि राज्य को क्या मानते हैं, समस्त सद्गुणों का स्रोत मानते हैं। और जबकि अराजकतावादी क्या मानते हैं, राज्य को अनैतिक अन्याय का स्रोत मानते हैं और उसका अंत चाहते हैं। तो अब बताओ, राज्य की दो अलग अलग ये मतभेद हैं। ठीक है, एक तो बोल रहे हैं सद्गुण है और ये केवल अनैतिक अन्याय के स्रोत हैं। तो इन दोनों को मतभेद है, तो सर्वमान्य सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होते। तो इस आधार पर इन्होंने तर्क दिया है। अब चौथा बिंदु है, जो चौथा जो तर्क है वो क्या है, शुद्ध मापन का अभाव। जैसे मानव के विचारों, भावना और राजनीतिक व्यवहार को भौतिक पदार्थ की तरह शुद्ध रूप से नापा तोला नहीं जा सकता। जैसे अपने विचारों को, भावनाओं को, राजनीतिक व्यवहार को कैसे हम नाप तोल सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो चौथा जो तर्क है ये है। पांचवा जो तर्क है कि इसमें भविष्यवाणी का अभाव है। मतलब है कि चुनाव परिणामों जैसे राजनीतिक घटनाओं की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई चुनाव हो रहा है, इसमें कोई कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा उसका अनुमान लगा सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी इसमें नहीं कर सकते। तो ये पांच तर्क दिए किन्होंने जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अब इन विद्वानों के द्वारा जो कथन कहे हुए क्या है, जो विज्ञान नहीं मानते उनके कथन क्या है। जैसे एक मेटलैंड है, ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, तो उनका तर्क क्या है, क्यों नहीं मानते। तो पहला तर्क ये है या उनकी कथन ये है या उनकी परिभाषा ये है, देखना, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। इस कथन से उनकी इस विषय को विज्ञान मानने में संदेह की भावना झलकती है। कैसे झलकती है कि प्रश्नों से इनको कोई तकलीफ नहीं, जो ये शीर्षक है राजनीति विज्ञान, इसमें ये विज्ञान क्यों है, इस पे इन्होंने संदेह लगाया। तो इस आधार पर ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। उसके बाद में बर्क है। बर्क कहते हैं कि जिस प्रकार सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। ये किसका कथन है, बर्क का है। बर्क के बाद में देखो कौन सा है, D.W. ब्रोगन। ब्रोगन क्या कहते हैं, जब तक राजनीति के क्षेत्र में डार्विन और मेंडल जैसे महारथी नहीं होंगे जो राजनीति के अटल सिद्धांत प्रस्तुत कर सकें, तब तक हम राजनीति को विज्ञान नहीं कह सकते। जो डार्विन के जो सिद्धांत हैं या मेंडल के जो आनुवंशिकता के सिद्धांत हैं, इनके जैसे कोई महारथी नहीं होंगे तब तक हम क्या करेंगे, जो इन्होंने इनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, ऐसे अगर सिद्धांत राजनीति विज्ञान में नहीं बनेंगे तब तक हम इसे विज्ञान नहीं मान सकते। ये कौन कह रहा है, D.W. ब्रोगन कहता है।
अब देखो, ये तो थे विज्ञान, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले। अब जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले वो कौन है, उनके तर्क देखना और तर्क के आधार पर उनके कथन। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान के रूप में मानने वाले। मानने वाले विद्वान कौन कौन से तर्क देते हैं वो देखिए। विज्ञान होने के तर्क और विद्वान के कथन कौन कौन से इसमें देखिए। पहला तर्क देते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। इसमें जो पहला जो विद्वान वो गार्नर है, वो कहते हैं इनके अनुसार क्या है देखो, विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं कि विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण कर सके, अनुभव कर सके और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो, जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध क्रमबद्ध वर्गीकृत किए गए हों, उसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। जो ये विषय है, इससे संबंधित जो भी ज्ञान है, उन उनका जो अध्ययन करके जो ये ज्ञान प्राप्त करते हैं या ये ज्ञान की राशि प्राप्त की गई है, वो किस आधार पर की गई है, पर्यवेक्षण के आधार पर, जैसे देख रेख करना, सुधार के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो ये ज्ञान राशि प्राप्त की गई है और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध हो, क्रमबद्ध हो और वर्गीकृत किए गए हों, तो हम इसे हम क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। तो विज्ञान के लिए इनके तर्क ये हैं। गार्नर क्या कहते हैं कि विषय का जो ज्ञान राशि है, अगर वो पर्यवेक्षण और अनुभव से प्राप्त की हुई होती है, जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हों, उसे हम विज्ञान मान सकते हैं। इसलिए गार्नर क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। इसके बाद में राजनीति विज्ञान राज्य के विकास, संस्थाओं और विचारधाराओं का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करता है। कि राज्य में का जो विकास हो रहा है, उनमें जो जो संस्थाएं बन रही हैं और क्या क्या विचारधारा राज्य में चल रही है, उनका क्रमबद्ध जो अध्ययन करता है, उसे हम क्या कर उसे उस विषय को हम राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। अगला जो क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत का अस्तित्व है। कहते हैं कि इसमें भी सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। जैसे एक सिद्धांत दिया लॉर्ड एक्टन का सिद्धांत, उसमें क्या कहा, अगर शक्ति भ्रष्ट करती है, शक्ति हमेशा भ्रष्ट करती है, क्या करती है, और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्ट करती है। एक ये सर्वमान्य एक सिद्धांत दिया है, किसने दिया है, लॉर्ड एक्टन ने। शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्ट करती है, ये सर्वमान्य एक सिद्धांत है। क्यों है कि किसी भी एक इंसान के में सारी शक्ति अगर आ जाती है तो वो तानाशाह हो सकता है, वो किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार कर सकता है। ऐसे ही ये सिद्धांत भी मान्य है कि व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए राजनीति के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। एक और सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए क्या होगा, राजनीति के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। अगर ये नहीं होगी तो उसका संपूर्ण विकास नहीं होगा। तो ये दो सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। इस आधार पर क्या राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मान सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो तर्क है वो क्या है, कार्य कारण संबंध की स्थापना। इसमें देखो क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए ये निष्कर्ष कि शासकों का दंभ, भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव से उत्पन्न जन असंतोष क्रांतियों का कारण बन सकता है। किसका बन सकता है, क्रांतियों का कारण बन सकता है। ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से, जैसे एक शासक के हैं, धर्म, भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव से उत्पन्न जन असंतोष के कारण क्रांतियों का कारण बन सकता है। तो ये कार्य कारण भी क्या है, इसमें एक तर्क लागू होता है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को विज्ञान मान सकते हैं। उसके बाद में चौथा बिंदु है या चौथा तर्क है वो क्या है, पर्यवेक्षण एवं प्रयोग संभव है। इसमें कैसे, इसमें गार्नर के ही कथन है। क्या कहते हैं गार्नर,
प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई नीति की शुरुआत एक प्रयोग होता है। क्या होता है? एक प्रयोग होता है। कोई भी एक नई संस्था बनाएंगे, एक नया कानून बनाएंगे, कोई नई नीति बनाएंगे, ये प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है, हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये कानून नहीं चले कोई दिक्कत नहीं, ये संस्थाएं नहीं चले अलग बात है, लेकिन ये एक प्रयोग हो सकता है। और क्या है, संपूर्ण मानव समाज को ही इसकी विशाल प्रयोगशाला माना गया है। तो अब देखो, प्रयोगशाला, प्रयोग भी इसमें संभव है, और प्रयोगशाला मानव समाज को ही प्रयोगशाला मान लिया गया है। तो इसलिए इसको विज्ञान कह सकते हैं। अब इसके बाद में भविष्यवाणी। अब पांचवा जो तर्क है, भविष्यवाणी की क्षमता। इसमें डॉक्टर फाइनर के शब्दों में कहा गया है कि इसमें भविष्यवाणी हो सकती है। जैसे हम निश्चिततापूर्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त ही कर सकते हैं। जैसे यदि निश्चित भविष्यवाणी की कसौटी की बात है, तो मौसम विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों को भी विज्ञान नहीं माना जा सकता कि मौसम विज्ञान है, मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी निश्चितता नहीं बता सकता। ऐसे ही फाइनल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी की इसमें भी क्षमता है। अब ये संभावनाएं कितने परसेंट सही है, 90% सही है, ये 80% सही है, ये अलग बात है, लेकिन इसमें भविष्यवाणी की संभावना है। अब इसके बाद में फ्रेडरिक पोलक का प्रतितर्क है। प्रतितर्क का मतलब है किसी का तर्क दिया गया है, उसके आधार पर उन्होंने एक और तर्क दिया। जैसे ब्रोगन है, ब्रोगन के मत की आलोचना इन्होंने की है, फ्रेडरिक ने। उन्होंने कहा कि यदि उनका अभिप्राय ये है कि, कौन कह रहा है, ब्रोगन कह रहा है, उनकी आलोचना करते हुए फ्रेडरिक पोलक कह रहा है कि उनका अभिप्राय यह है कि, किसका, ब्रोगन का, कि इसमें ऐसे निश्चित नियम नहीं है, किसमें, राजनीति विज्ञान में, जिससे कोई प्रधानमंत्री बहुमत को सदैव अपनी ओर बनाए रखने के लिए अचूक उपाय जान सके। कि प्रधानमंत्री के पास ऐसा एक अचूक उपाय नहीं है जो सदैव बहुमत पा सके। ये किसका बात है? ये ब्रोकन की बात है। तो उनका ऐसा कहना तथ्यात्मक दृष्टि से तो सही है, तथ्य की दृष्टि से तो क्या है, सही है, किंतु इसे यही प्रकट होता है कि वे वास्तविक रूप से ये नहीं जानते कि विज्ञान क्या है। इसका मतलब फ्रेडरिक पोलक कह रहे हैं कि ब्रोगन को ये पता नहीं कि वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं। तो इस आधार पर क्या है, फ्रेडरिक पोलक का एक प्रतितर्क आया है। क्या है कि ब्रोगन है वो वास्तविक रूप से ये नहीं जानते कि विज्ञान क्या है। तो अब इसका पूरा निष्कर्ष क्या है इस टॉपिक का, कि राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति वो कैसी है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति द्वंद्वात्मक है। ये न तो पूर्ण रूप से प्राकृतिक विज्ञान है और न ही एक कला है, ये दोनों ही नहीं है, लेकिन दोनों प्रकृति ये रखता है। अब अगला जो बिंदु है, एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, ये तथ्यात्मक और मूल्यात्मक दोनों ही है। सामाजिक विज्ञान के रूप में देखेंगे तो क्या है, तथ्यात्मक यथार्थपरक है, मूल्यात्मक या आदर्श परक, दोनों की प्रकृति इसकी है। गार्नर के द्वारा दी गई विज्ञान की जो व्यापक परिभाषा है के आधार पर, जो क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वर्गीकृत ज्ञान पर जो बल देती है, वही राजनीति विज्ञान को निश्चित रूप से एक विज्ञान माना जा सकता है। ये जो तीन चीज़ें हैं गार्नर के अनुसार, वो क्या है, क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वर्गीकृत ज्ञान के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान मान सकते हैं। ये अपना एक टॉपिक। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान की प्रकृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके टेस्ट शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने ये पढ़ा है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे। टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान, यह कथन किसका है? अभी हमने पढ़ा है, ये कथन है
अरस्तु का। इसमें 4 ऑप्शन है, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, होब्स। तो राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान, ये कथन किसका है? अरस्तु का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? इसमें पहला ऑप्शन है ब्लंट्सली, लास्की, बक, गार्नर। जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है वो है, इनमें से है बकल। अगला प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन है, पहला है मेटलैंड, दूसरा है बर्क, तीसरा है बकल, चौथा है ब्रोगन। तो इसका सही आंसर होगा मेटलैंड। मेटलैंड ने कहा है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति भ्रष्ट करती है और संपूर्ण शक्ति संपूर्ण भ्रष्ट करती है, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर देखिए, पहला है लॉर्ड एक्टन, दूसरा है मैकियावेली, चौथा है रूसो और तीसरा है रूसो, चौथा है मार्क्स। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एक्टन ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, गार्नर के अनुसार विज्ञान की क्या परिभाषा है? केवल प्रयोगात्मक ज्ञान है, या क्रमबद्ध वर्गीकृत और व्यवस्थित ज्ञान है, तीसरा है केवल भविष्यवाणी करने वाला ज्ञान है, या केवल तथ्यात्मक ज्ञान है? तो गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान या विज्ञान क्रमबद्ध, वर्गीकृत और व्यवस्थित ज्ञान है। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक नए कानून का निर्माण और प्रत्येक नई संस्था की स्थापना एक प्रयोग है, ये किसका मत है? पहला ऑप्शन गार्नर, दूसरा लास्की, तीसरा ब्लंट्सली, चौथा है DW ब्रोगन। इसका सही आंसर होगा गार्नर। गार्नर का एक कथन है, प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना एक प्रयोग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में है? पहला ऑप्शन है निश्चित भविष्यवाणी संभव है इसमें, दूसरा है शुद्ध मापन संभव है, तीसरा कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, और चौथा है प्रयोगशाला में प्रयोग संभव है। तो इसका सही आंसर होगा कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब तक राजनीति के क्षेत्र में डार्विन और मेंडिल जैसे महारथी नहीं होंगे तब तक हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कह सकते। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन DW ब्रोगन, दूसरा बर्क, तीसरा मेटलैंड, चौथा बकल। तो इसका सही आंसर होगा DW ब्रोगन। अगला प्रश्न देखिए, सर फ्रेडरिक पोलक ने किसके मत की आलोचना की है? पहला ऑप्शन है बर्क, दूसरा है ब्रोगन, तीसरा है मेटलैंड और चौथा है गार्नर। तो इसका सही आंसर होगा ब्रोगन। ब्रोगन के मत की क्या की है इन्होंने आलोचना की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वानों में शामिल है? राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं? पहला है बकल और काम्टे,
दूसरा मेटलैंड और बर्क, तीसरा ब्लंटसली और लास्की, चौथा ब्रोगन एमास। इसका सही आंसर होगा तीसरा। ब्लंटसली और लास्की ये क्या मानते हैं? राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम निश्चिततापूर्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकते लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त ही कर सकते हैं, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन डॉक्टर फाइनर, दूसरा गार्नर, तीसरा लास्की और चौथा ब्लंटसली। तो इसका सही आंसर होगा पहला, डॉक्टर फाइनर ने ये कहा है। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने का कौन सा तर्क सही है? राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने का कौन सा तर्क सही है? तो पहला ऑप्शन है इसमें से कोई सिद्धांत नहीं है, दूसरा है इसमें प्रयोग और प्रयोगशाला का अभाव है, तीसरा यह मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करता है, और चौथा इसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसमें प्रयोग और प्रयोगशाला का अभाव है। अगला प्रश्न देखिए, अराजकतावादी राज्य के बारे में क्या मानते हैं? राज्य को क्या मानते हैं अराजकतावादी विद्वान? वो देखो, पहले ऑप्शन है राज्य समस्त सद्गुणों का स्रोत है, राज्य अनैतिक एवं न्याय का स्रोत है, और राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य ईश्वर की देन है। तो इसका सही आंसर है राज्य अनैतिक एवं अन्याय का स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए, गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला क्या है? अगला प्रश्न देखिए, गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला क्या है? पहला ऑप्शन संसद, दूसरा है न्यायालय, तीसरा संपूर्ण मानव समाज और चौथा विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर होगा सी, संपूर्ण मानव समाज। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन अरस्तु, अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान कहा है राजनीति विज्ञान को। बर्क ने सौंदर्य शास्त्र के समान माना है। तीसरा ब्रोगन, डार्विन और मेंडल का हवाला दिया है। और चौथा मेटलैंड, राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मेटलैंड राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मानते हैं, ये कथन गलत है। राजनीति विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक पूर्ण रूप से प्राकृतिक विज्ञान के समान है। दूसरा ऑप्शन है यह पूर्ण रूप से कला है। तीसरा ऑप्शन है यह एक सामाजिक विज्ञान है। और चौथा ऑप्शन है केवल एक दर्शन का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर होगा यह एक सामाजिक विज्ञान है, सी, इसका सही आंसर होगा यह एक सामाजिक विज्ञान है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा सकता, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बर्क, दूसरा ऑप्शन बकल, तीसरा है मेटलैंड और चौथा है ब्रोगन। तो इसका सही आंसर होगा ए, बर्क। ये कथन किसका है? बर्क का है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने का आधार क्या है? निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं या प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान इसमें शामिल है, या शुद्ध मापन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वालों में शामिल नहीं है? इनमें है पहला है बोंदो, दूसरा है होब्स, तीसरा है मोंटेस्क्यू और चौथा है काम्टे।
इसका सही आंसर होगा काम्टे। ये क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वालों में नहीं है। बाकी तीनों क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। अगला प्रश्न है, सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार ब्रोगन की मान्यता क्या दर्शाती है? पहला ऑप्शन है वे राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। दूसरा है उन्होंने विज्ञान की सही समझ नहीं है। तीसरा है वे राजनीति शास्त्र के महान विद्वान हैं। चौथा ऑप्शन है उनका मत पूर्णतया सही है। तो फ्रेडरिक पोलक के अनुसार ब्रोगन की मान्यता यह है कि उन्हें विज्ञान की सही समझ नहीं है। इसका आंसर होगा बी। ये हमारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अपना टेस्ट समाप्त हो चुका है। इसमें 20 क्वेश्चन थे। ये इसका परिणाम है। इसको आप ऐसे प्रिंट भी करवा सकते हो। अगला अपना टॉपिक है राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में, कि राजनीति विज्ञान क्या एक कला है? कि इस रूप में अगर हम राजनीति विज्ञान को देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला भी है, तो कला का अर्थ क्या है इसमें देखिए। कला का अर्थ क्या है? कला वह ज्ञान है, क्या है? वह ज्ञान है जो व्यक्ति के जीवन को, किसको, जीवन को सुंदर एवं सुखमय बनाता है, उसे हम कला कहते हैं। यह कला का ये अर्थ है। इस अर्थ में राजनीति विज्ञान का ज्ञान व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना सिखाता है, इसलिए ये एक कला है। अब देखिए राजनीति विज्ञान में क्या होता है, जो राजनीति विज्ञान का जो ज्ञान है वो व्यक्ति को क्या करता है, अच्छा नागरिक बनाता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान भी क्या है, एक कला है। अब देखिए ऐतिहासिक परिदृश्य देखेंगे या परिप्रेक्ष्य देखेंगे। अगला जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसमें देखिए भारतीय विचारक क्या मानते हैं। बृहस्पति, मनु, शुक्र, कौटिल्य जैसे जो राजशास्त्री हैं वो इसे शासन की एक कला मानते हैं। राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं, शासन की एक कला मानते हैं। ऐसे ही जो पाश्चात्य विचारक हैं जैसे प्लेटो है, ने अपने ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ है इनका, स्टेट्समैन में राजनीति को शासन की एक श्रेष्ठ कला कहा है। राजनीति को क्या कहा है, शासन की एक श्रेष्ठ कला कहा है। शासन की श्रेष्ठ कला किसने कहा, प्लेटो ने। और अपने कौन से ग्रंथ में कहा है, स्टेट्समैन में। ये होगा इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब देखते हैं कला के जो मुख्य लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं। देखो कला के, किसी भी विद्या की कला होने के लिए दो लक्षण आवश्यक हैं। कितने लक्षण, दो लक्षण आवश्यक है। अब देखो कला के लिए दो लक्षण कौन कौन से आवश्यक है उसको हम देखते हैं, जो राजनीति विज्ञान में भी पाए जाते हैं। पहला जो लक्षण है सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग करना। दूसरा मूल्यात्मक उद्देश्य। जो पहला लक्षण है सैद्धांतिक ज्ञान, कौन सा, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान में उपयोग करना, व्यवहारिक अनुप्रयोग करना। जैसे राजनीति विज्ञान का सिद्धांत ज्ञान क्या करता है, शासन और प्रशासन में व्यवहार में लागू होता है। कोई भी सिद्धांत राजनीति विज्ञान में बनता है तो वो शासन और प्रशासन के व्यवहार में लागू होता है। यह प्रशासनिक संगठन के माध्यम से अपनी नीतियों को लागू करता है। अब जो ही ये शासन प्रशासन से संबंधित व्यवहार पर लागू होता है, जो ये सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के अंदर एक प्रशासनिक संगठन है, वो क्या करेगा, अपनी नीतियों को लागू करेगा। तो पहला जो लक्षण है सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, यह राजनीति में पाया जाता है। दूसरा इसका जो लक्षण है वह मूल्यात्मक उद्देश्य। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को अधिक सुखमय और न्यायपूर्ण बनाना। यह भी किस में पाया जाता है, राजनीति विज्ञान में पाया जाता है। मेन उद्देश्य क्या है राजनीति का, कि मानव जीवन को अधिक सुखमय और न्यायपूर्ण बनाना। यह न केवल
यह अध्ययन करता है कि राजनीति जीवन था या है, बल्कि यह भी अध्ययन करता है कि राजनीति कैसा होना चाहिए। मूल्यात्मक उद्देश्य में क्या होता है, जो लक्षण है कला का, इसमें क्या होता है, न केवल राजनीति के जीवन का ही अध्ययन किया जाता है कि राजनीति थी या है, इसके अलावा राजनीति कैसा होना चाहिए, राजनीतिक जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, उस बात को भी कला रखती है। अब देखते हैं कला के रूप में कला के रूप में भूमिका किसकी, राजनीति की, और उसके उदाहरण देखते हैं। पहला जो भूमिका है वो आदर्श समाज की स्थापना करना। प्लेटो से लेकर आज तक विद्वानों ने न्यायपूर्ण व अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए न्यायपूर्ण व अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए विचारधाराएं प्रस्तुत की। प्लेटो से लेकर आज तक जितने विद्वान हैं उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं दी, किसके लिए दी, न्यायपूर्ण और अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए, और सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने का प्रयास किया है। इसलिए कला के रूप में एक आदर्श समाज की स्थापना की जाती है। दूसरा जो कला की जो भूमिका है वो क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाना। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए इस सिद्धांत को अपनाया गया है। लोक कल्याणकारी मतलब लोगों का हमेशा कल्याण होना चाहिए। तीसरा इसमें भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति। संपूर्ण समाज के हित में यह राष्ट्रों के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श को स्वीकार करता है कि सभी देशों को आपस में क्या शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो कला की तो तीन भूमिका कौन सी है, एक आदर्श समाज की स्थापना करना, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना। इन सब बातों का जो निष्कर्ष है वो क्या निकला, देखो, विज्ञान और कला का समन्वय, कि राजनीति में विज्ञान भी पाई जाती है और कला का समन्वय भी पाया जाता है। जब राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक अध्ययन करती है, राजनीति विज्ञान में जब सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है तब ये एक विज्ञान है। जब राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है तब तो यह विज्ञान है। जब ये उन सिद्धांतों को मानव जीवन के सुख सुख की वृद्धि के लिए व्यवहार में लागू होता है तब ये कला बन जाती है। राजनीति विज्ञान क्या बन जाती है, कला। अंतिम रूप से हम क्या कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान अपनी दोनों प्रकृति रखती है। कौन सी रखती है, एक तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति रखती है और दूसरी एक श्रेष्ठ कला। तो मतलब राजनीति विज्ञान एक तो विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो इस प्रकार अपना ये चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इस टॉपिक से संबंधित टेस्ट शुरू करेंगे। देखिए, ये अपना टेस्ट है, इसमें हम राजनीति विज्ञान एक कला के रूप में इस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, कला एक मुख्य उद्देश्य क्या है। कला का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, तथ्यों का संग्रह करना, जीवन को सुंदर एवं सुखमय बनाना, वैज्ञानिक शोध करना, आर्थिक विकास करना। तो इसका कला का मुख्य उद्देश्य है जीवन को सुंदर और सुखमय बनाना। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का ज्ञान व्यक्ति को क्या बनाना सिखाता है। सफल व्यवसायी, अच्छा नागरिक, कुशल किसान, दक्ष इंजीनियर। तो ये अच्छा नागरिक बनाता है। स्टेट्समैन ग्रंथ में राजनीति को शासन की श्रेष्ठ कला किसने कहा है। शासन की श्रेष्ठ कला इनमें से किसने कहा है, अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने, होब्स ने। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजशास्त्री नहीं है। अपना पहला है बृहस्पति, मनु, शुक्र, अरस्तु। जो अरस्तु है वो भारतीय नहीं है।
कला होने का पहला आवश्यक लक्षण क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग, प्रयोगशाला में शोध, गणितीय गणना करना, ऐतिहासिक अध्ययन। तो इसका आंसर होगा ए, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। यह कला का पहला लक्षण होता है। राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक ज्ञान कहाँ व्यवहार में लागू होता है? कृषि में, शासन एवं प्रशासन में, उद्योगों में और चिकित्सा में। तो शासन और प्रशासन में लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए, कला का दूसरा आवश्यक लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है तथ्यात्मक विश्लेषण, मूल्यात्मक उद्देश्य, आर्थिक लाभ और राजनीतिक शक्ति। तो इसका आंसर होगा बी, मूल्यात्मक उद्देश्य। राजनीति विज्ञान का मूल्यात्मक उद्देश्य क्या है? जीवन को सुखमय और न्यायपूर्ण बनाना, आर्थिक विकास करना, सैन्य शक्ति बढ़ाना और तकनीकी विकास करना। तो इसका आंसर होगा जीवन को सुखमय और न्यायपूर्ण बनाना। रिपब्लिक ग्रंथ में आदर्श राज्य की कल्पना किसने की है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, मैकियावेली ने, रूसो ने। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा बी, प्लेटो ने। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? सैन्य शक्ति को बढ़ाना, मानव जीवन को सुखी बनाना, औद्योगिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना। तो इसका आंसर सही होगा बी, मानव जीवन को सुखी बनाना। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए किस संस्था की स्थापना हुई? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो उसका आंसर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र संघ। राजनीति विज्ञान जब सैद्धांतिक अध्ययन करता है तब वह क्या है? कला है, विज्ञान है, दर्शन है या इतिहास है? तो जब राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक अध्ययन करता है तो ये एक विज्ञान है। इसका सही आंसर होगा बी। राजनीति विज्ञान जब सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करता है तब वह क्या है? विज्ञान है, कला है, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र है? तो यह एक कला है। इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजनीति विज्ञान केवल विज्ञान है, राजनीति विज्ञान केवल कला है, राजनीति विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है, राजनीति विज्ञान न तो विज्ञान न कला है। इसका सही आंसर होगा सी, राजनीति विज्ञान कला दोनों है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, सामाजिक सुधार से, धार्मिक एकता से। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बी। किस विद्वान ने राजनीति को शासन की कला माना है? कौटिल्य ने, कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, डेविड ईस्टन ने। तो शासन की कला किसने माना है? इसका सही आंसर होगा ए, कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग का क्या परिणाम है? इसका पहला ऑप्शन है प्रशासनिक संगठन का विकास करना, वैज्ञानिक आविष्कार करना, आर्थिक नियोजन करना और सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसका आंसर होगा पहला, प्रशासनिक संगठन का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान का कला के रूप में उदाहरण नहीं है? लोक कल्याणकारी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति, रासायनिक प्रयोग, आदर्श समाज की स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा सी, रासायनिक प्रयोग राजनीति विज्ञान की एक कला नहीं है, उसका एक उदाहरण नहीं है। राजनीति विज्ञान की कला के रूप में प्रकृति क्या दर्शाती है? केवल तथ्य संग्रह, केवल सिद्धांत निर्माण, मानव जीवन का सुधार या आर्थिक लाभ? तो राजनीति विज्ञान की कला है वो सिर्फ एक ही चीज की प्रकृति को दर्शाती है, वो है मानव जीवन का सुधार। ये अपने 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस टॉपिक से संबंधित। यहीं अपनी परीक्षा समाप्त करते हैं। 19 में 19 ये परिणाम आ गया, सही है। और
ये इसके सही आंसर हैं।